मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आप सभी का एग्जाम युग 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि थंबनेल पे ही लिखा है, इतिहास कैसे पढ़ें और कैसे उसे याद रखें, उसी संदर्भ में ये मेरा दूसरा डेमो है। पहले डेमो में आपने ब्रह्म समाज के स्थापना और विकास के संदर्भ में एक छोटे से प्रयास को देखा था और आपने उसे सराहा भी है, उसके लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। अब आज एक छोटे से और टॉपिक के तहत मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप इतिहास को पढ़ें और उसे एग्जामिनेशन हॉल तक याद रखें, कम से कम। हालांकि मैं तो कहता हूं मरते दम तक आपको याद रहेगा। आइए, जैसा कि इधर देखिए, ये लिखा है कनिष्क के दरबार के प्रमुख विद्वान। अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कौन कौन इनके दरबार में था, तो वो याद करवाऊंगा। उसके बाद उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है उसकी चर्चा भी करूंगा। तो आइए देखते हैं जरा सा, एक छोटा सा ट्रिक यहां से समझें। लिखा है अश्व नाचे पांव से। भाई घोड़ा है तो किससे नाचेगा? अरे पांव से ही नाचेगा ना। अरे घोड़ा कैसे नाचता है? पांव से ही नाचेगा। बस इतनी छोटी सी ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है, इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, वेट, यस यस, चलिए आइए देखते हैं जरा सा। इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम लोग पहले तो ये जान लें कौन कौन इनके दरबार के विद्वान हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, जैसा पहला सिंपल सा आपको दिख रहा है और ये है अश्वघोष। अश्वघोष बहुत बड़ा नाम है और इनके संदर्भ में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, अभी चर्चा करूंगा। दूसरा देखिएगा नाम है, यहां से आप लिख सकते हैं नागार्जुन। नागार्जुन दूसरा एक बड़ा नाम। तीसरा जो है नाम चरक का है और चौथा नाम पार्श्व का है। ठीक है, पांचवा नाम वसुमित्र का है, वसुमित्र का, और छठा नाम संरक्षक, संरक्षक का है। इस तरीके से आप 5 विद्वान, पहले तो आप ये याद करिए कि कौन कौन कनिष्क के दरबार में विद्वान थे। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। पहला देखिए, सिंपल सवाल पूछ लेता है कि भाई पार्श्व किसके दरबार में थे। एक सिंपल सवाल पूछ लेता है। तो आज के बाद से अब आप इसे भूलेंगे नहीं। अश्व नाचे पांव से, अश्व माने घोड़ा, अश्व से अश्वघोष, ना से नागार्जुन, चा से चरक, पा से पार्श्व, वा से वसुमित्र और सा से संरक्षक। ये आपके सामने कुल आप अगर देखें तो 6 विद्वान हैं जो कनिष्क के दरबार के। अब इसमें जो बड़ा नाम है अश्वघोष, इनका जन्म, इनको कहां से पाया और कहां पर इनकी मृत्यु हुई, ये भी सवाल पूछा जाता है। अक्सर सवाल ये पूछ लिया जाता है। तो ये चर्चा बिल्कुल करेंगे हम लोग, इस पे डिस्कस करेंगे। चल आइए, अब आपको नाम याद हो गया है, अब हम लोग एक एक नाम पे चर्चा करेंगे। जरा सा ये देखते हैं। देखिए पहले नाम पे हम लोग चर्चा कर लें, अश्वघोष। तो देखिए अश्वघोष का जो जन्म हुआ है वो हुआ है साकेत, अयोध्या। पहले तो आप ये जानिए। अभी अब इन सवालों पर, अब इन सवालों पर एग्जामिनर का ध्यान जाने लगा है कि कोई अगर बड़ी पर्सनालिटी है तो कहां उसकी जन्म और कहां उसका मृत्यु, ये 2 चीजें पूछी जाने लगी हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म साकेत या अयोध्या रहेगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल क्लियर कट। और अब अश्वघोष को कनिष्क ने कहां से प्राप्त किया था? तो प्राप्त किया था इनको पाटिलपुत्र से। तो कनिष्क ने पाटिलपुत्र के राजा को परास्त करके अश्वघोष को प्राप्त किया था। तो कनिष्क ने, ये किसके दरबार में थे? तो कनिष्क दरबार में है। तो कनिष्क इन्हें प्राप्त कर रहा है। कब प्राप्त कर रहा है?
ये प्राप्त कर रहा है पाटलिपुत्र से। तो जन्म हुआ साकेत में और इन्हें पाटलिपुत्र से इन्हें प्राप्त किया था और कहां लेकर चला गया था? लेकर चला गया था पुरुषपुर। कहां लेकर चला गया था? पुरुषपुर। आप इसे पेशावर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो पेशावर, तो अगर अब तो तीन बातें यहां समझ गए आप, साकेत, पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, पेशावर। और अब अगर सवाल पूछे कि इनकी मृत्यु कहां हुई थी, अरे भाई जहां ले जाएगा वही मृत्यु हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी कहां पर होगी? मृत्यु हो जाएगी इनकी आपकी पुरुषपुर, पेशावर में ही। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी महत्वपूर्ण, हालांकि इनकी कई रचनाएं हैं लेकिन 4 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। पहला है आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है? पहली रचना इनकी बहुत महत्वपूर्ण है और वो है आपका, वो क्या है आपका? बुद्ध चरितम, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, पूरे जीवन के बारे में, यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीत तक का वर्णन उस पुस्तक में मिलता है। तो बुद्ध चरितम इनकी पहली रचना है। बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम इनकी पहली रचना है और इसमें ये 28 सर्गों में है, ठीक है। याद करना बड़ा आसान है, मैं आपको याद करा देता हूं, चिंता मत करिए। देखिए 28 सर्गों में है, जिसमें 17 सर्ग जो है वो वास्तविक माने जाते हैं, रियल में वही, लेकिन काउंटिंग में इसे 28 बताया जाता है। तो अगर हम बात करें वास्तविक में, तो वास्तविक इसके जो सर्ग हैं वो आपके 17 ही हैं। अब इस 28 सर्ग में 1 से लेकर के 14 सर्ग तक इसमें जो है ये संस्कृत भाषा में है। ये किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। 14 के बाद जो सर्ग हैं इसके बाद ये नेपाली भाषा में है। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी ऐसा सवाल पूछ दे कि किसमें जो है संस्कृत और नेपाली दोनों का जो है मिक्सचर मिलता है। तो कौन सी रचना है आपका? बुद्ध चरितम रचना है और इसमें कुल 28 सर्ग हैं। और इसमें मिलता क्या है? इसमें मिलता है आपका, इसमें मिलता है अश्वघोष के द्वारा बुद्ध के जीवन का पूरा वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। बुद्ध चरित, देखिए नाम ही है, तो बुद्ध चरितम, बुद्ध के जीवन का। अब प्रश्न उठता है कि अश्वघोष के गुरु कौन थे और ये किस विचारधारा के थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इनके जो गुरु हैं वो है पार्श्व। इनके गुरु कौन है? पार्श्व हैं। और ये किस विचारधारा के हैं? तो ये हीनयान और महायान, तो ये महायावादी हैं, महायानवादी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, जो चौथी बौद्ध संगीत है उसके उपाध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे। तो आप एक चीज याद दिमाग में रखिए, अश्व नाचे पांव से, उसमें पहला है अश्व मतलब अश्वघोष, बुद्ध चरितम पहली रचना। दूसरी रचना देखिएगा इनका, जो दूसरी रचना इनकी है वो है आपका, वो है सौंदर्यानंद। दूसरी रचना इनकी है सौंदर्यानंद की। तो आइए उसकी देख लेते हैं। देखिए इसमें कितना सर्ग है ये भी आपको ध्यान रखना है। सौंदर्यानंद, सौंदर्यानंद ये जो है आपका, इसमें 18 सर्ग है। इसमें कितना है? 18 सर्ग है। सौंदर्यानंद और बुद्धचरितम ये दोनों महाकाव्य हैं। इसमें क्या वर्णन मिलता है? देखिए नाम भी लिखा है, जैसे आप लिखा था बुद्ध चरितम, तो बुद्ध के बारे में। इसमें नंद और सुंदरी, ये नंद कौन है? ये नंद है गौतम बुद्ध के चचेरे भाई, ठीक है। तो नंद और सुंदरी का इसमें वर्णन मिलता है। तो किसका वर्णन मिलता है इसमें? उनकी जो प्रियतमा है सुंदरी और जो उनके भाई हैं नंद। तो नंद और सुंदरी का वर्णन मिलता है। इनकी जो दूसरी पुस्तक है, जो ये भी महाकाव्य है, सौंदर्यानंद भी क्या है? महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग हैं, उसमें 28 सर्ग थे, ध्यान रखिएगा, ये दोनों महाकाव्य हैं, ठीक है। तो इसमें कहानी क्या मिलती है? कहानी यही मिलती है, जैसा कि आप लोग अगर पढ़े हो थोड़ा सा बौद्ध धर्म, तो गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने गृह जनपद भी जाते हैं कपिलवस्तु, वहां कई लोगों को बौद्ध धर्म दीक्षित किया था।
तो नंद नहीं आ रहा था, कहा नहीं जाऊंगा। ये अपनी प्रियतमा में लिप्त थे, नहीं आ रहे थे, लेकिन जब बाद में पता चला कि गौतम बुद्ध आए हैं तब हालांकि आ गए थे। तो ऐसा कुछ वर्णन मिलता है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरी पुस्तक इनकी जो है वो है आपका सारिपुत्र प्रकरण। ये नाटक है, ये सारिपुत्र प्रकरण। देखिए प्रकरण लिखा ही है, तो प्रकरण भाई नाटक वगैरह होता है, ये नाटक है। और शुरू के दोनों जो हैं वो महाकाव्य हैं। और इस नाटक इसमें सारिपुत्र, गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र का वर्णन मिलता है तीनों किताबों में। नाम से आप समझ सकते हैं तीनों किताबों में, तो बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे इसको जो है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कितने अंक में है? ये 9 अंक में है। ये 9 अंक में ये पुस्तक है, 9 अंक में है। चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो सारिपुत्र जो ये प्रकरण है, ये इसमें 9 अंक है। इसमें क्या है? इसमें कुल 9 अंक है। तो अब आप जरा देखिए इनकी जो 3 पुस्तकें हैं, तो सारिपुत्र प्रकरण में 9, ठीक है, सौंदर्यरन में 18, 9 दूनी 18, और बुद्ध चरितम में 28, 9 दूनी 18, 10, 28। ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए ये अब कठिन सवाल होगा, लेकिन एक कंसेप्ट आप दिमाग में रखेंगे तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। 9 दूनी 18, 10, 28, ठीक है। तो ये इनकी 3 किताबें हो गई। एक किताब और जान लीजिएगा, राष्ट्रपाल नाटकम। राष्ट्रपाल नाटकम, तो राष्ट्रपाल नाटकम ये चीनी भाषा में है, ध्यान रखिएगा, ये चीनी भाषा में मिलती है। ये हमें चीनी भाषा में अनुवाद रूप में मिलती है, राष्ट्रपाल नाटकम। तो ये 4 पुस्तकें इनकी याद रखनी है आपको। तो मोटा मोटा आशुघोष अब आपको कंपाइल हो गया होगा। जन्म साकेत यानी अयोध्या, कहां से कनिष्क प्राप्त किया था? पाटलिपुत्र से प्राप्त किया था। कहां ले गया था? पुरुषपुर पेशावर। चौथी बौद्ध संगीत में उपाध्यक्ष कौन थे? यही अश्वघोष थे, चौथी में उपाध्यक्ष। और इन्होंने 4 किताबें लिखी। पहली किताब क्या? बुद्ध चरितम, जो 28 सर्गों में है, जिसमें 17 सर्ग ही वास्तविक है। इसमें संस्कृत नेपाली भाषा का मिक्सचर है, मतलब 1 से लेकर 14 तक संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है, आगे नेपाली भाषा का भी यूज हुआ है। आगे देखिएगा इसमें जो ओवरऑल मिलता है, गौतम बुद्ध के जीवन की पूरी कहानी मिलती है, यहां तक कि मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीत तक का वर्णन मिलता है इस पुस्तक में। और नेक्स्ट किताब इनकी सौंदर्यानंद है, जिसमें चचेरे भाई नंद और उनकी जो प्रियतमा है सुंदरी के बारे में कथा वर्णन मिलता है, 18 सर्गों में है। और सारिपुत्र प्रकरण ये नाटक है, ये 9 अंकों में मिलता है, जिसमें गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग दूसरे विद्वान को देखते हैं। तो दूसरे विद्वान की बात करें हम लोग, जैसा हम लोगों ने ट्रिक बनाया है अश्वनाचे पांव से, तो अश्वनाचे पांव से में नागार्जुन। नागार्जुन, तो नागार्जुन की जो पुस्तक है भाई वो क्या है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र, तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र ये उल्लेख मिलता है। और इसमें सापेक्षवाद यानी शून्यवाद का यहां पर जिक्र किया गया है, या सिद्धांत दिया था इन्होंने, उसकी चर्चा है। नेक्स्ट देखिएगा चरक। तो चरक क्या है? ये वैद है ना। और इन्होंने पुस्तक क्या लिखी थी? चरक संहिता। क्या लिखा इन्होंने? चरक संहिता लिखा है। चरक संहिता ये 120 अध्याय में, ध्यान रखिएगा, कभी ये सवाल पूछ सकता है कि ये कितने अध्याय में है, तो 120 अध्याय में है चरक संहिता, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला नाम था पार्श्व का। पार्श्व गुरु भी हैं किसके? अश्वघोष के, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के कहने पर कैसे याद करेंगे? पार्श्व माने पास में ना, जैसे कभी कई बार हम लोग अपने पास वाले की बात सुन करके कोई काम कर लेते हैं, वैसे ध्यान रखिएगा कनिष्क ने भी चौथी बौद्ध संगीत का जो आयोजन किया था वो पार्श्व के कहने पर ही किया था। वो
पार्श्व के कहने पर किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन पार्श्व के कहने पर किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, व से वसुमित्र। ठीक है, व से वसुमित्र, ये क्या है? ये चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष। क्लियर, ध्यान रखिएगा, वहां उपाध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष हैं और ये अध्यक्ष हैं। चौथी बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष हैं ये वसुमित्र हैं, और इन्होंने पुस्तक क्या लिखी थी? विभाषा शास्त्र। क्या लिखी है किताब? विभाषा शास्त्र लिखा है इन्होंने। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, विभाषा शास्त्र। और क्या किया इन्होंने? विभाषा शास्त्र, इन्होंने त्रिपिटक जो है उस पर टीका भी लिखी है। ठीक है, और लास्ट बचे आपके संरक्षक, ये इनके कवि हैं, पुरोहित हैं। संरक्षक इनके क्या हैं? पुरोहित हैं। संरक्षक, संरक्षक इनके पुरोहित हैं, किसके? कनिष्क के। ठीक है, तो ये आसानी से आप इस तरीके से अश्व नाचे पांव पर, तो आराम से छोटी सी ट्रिक से आप कनिष्क के दरबार के ये महत्वपूर्ण विद्वानों को आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल टिप पे, अपनी उंगली पर। और कब तक? अंतिम सांस तक। लेकिन आपका काम सिर्फ, आपको मोक्ष कब प्राप्त हो जाएगा? जब आप सरकारी नौकरी पा जाएंगे। तो वहीं तक याद रहे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो अश्व नाचे पांव से आप इस तरीके से कनिष्क के दरबार के इन 6 विद्वानों को आप याद कर सकते हैं, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, पार्श्व, वसुमित्र एंड संरक्षक। ठीक है, तो ये इतिहास को पढ़ने का, आपको याद रखने का ये मेरा दूसरा डेमो था। कैसा लगा आपको? जरूर कमेंट करिएगा। जैसा कि जानते हैं लाइक शेयर कह पाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन अब चूंकि आप लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूं, जरूर जो है लाइक शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। उससे मैं भी कह सकते, आपके कमेंट से मुझे भी ऊर्जा मिलती है, और जितनी ज्यादा ऊर्जा देंगे उतने ऊर्जा से मैं आपको ऐसे कुछ बेशकीमती महत्वपूर्ण ट्रिक देता रहूंगा, और जिससे कि आप जो सफलता से 1, 2 प्रश्न, 4 प्रश्न, 6 प्रश्न आप दूर रह जा रहे हैं। कई बार ऐसा कहते हैं कि सर अगर काश वाली ट्रिक अगर आपकी पढ़ा होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, आज ये दिन ना देखना होता। तो बिल्कुल जो है अब आप बने रहिए एग्जाम युग 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। बस करना क्या है, आपको थोड़ा सा कमेंट, थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा शेयर करते रहेंगे तो मेरा भी उत्साहवर्धन होगा कि मेरा जो ये स्टेप है वो सही है। आज के इस डेमो में यहीं तक, अगले डेमो में कुछ और मजेदार ट्रिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।